ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम। जंतुओं में निम्नलिखित ऊतक पाए जाते हैं। पहला, एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू। ये ऊतक अंगों की बाहरी और आंतरिक सतह को बनाते हैं। इन ऊतकों में रीजनरेशन की क्षमता होती है, अर्थात घाव लगने पर इन्हीं ऊतकों की वजह से घाव भर जाता है। दूसरा, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहा जाता है, जैसे रक्त। संयोजी ऊतकों में एक एडिपोज नामक ऊतक होता है। यह ऊँट की कुबड़ में पाया जाता है। इसी ऊतक के कारण ऊँट की कुबड़ ऊष्मारोधी का काम करती है, अर्थात ना तो शरीर से ऊष्मा बाहर जाने देती है और न ही बाहर से ऊष्मा शरीर में आने देती है। तीसरा, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। इन ऊतकों से पेशियों का निर्माण होता है। सबसे मजबूत पेशी जबड़े की पेशी होती है। पेशियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे पहला, ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी, ये पेशियाँ कंकाल से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें इच्छानुसार किसी भी तरफ मोड़ा या फैलाया जा सकता है। दूसरा, अनैच्छिक पेशी, ये कंकाल से नहीं जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको मोड़ना फैलाना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, हृदय पेशी। हृदय इन्हीं पेशियों का बना होता है। ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, इसलिए इन पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। ये पेशियाँ हमेशा फैलती सिकुड़ती रहती हैं, कभी भी आराम नहीं करती हैं। चौथा, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। पूरा तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना है, अर्थात शरीर में सूचनाओं का प्रवाह इन्हीं ऊतकों के माध्यम से होता है, जैसे मस्तिष्क एवं सुषुम्ना। जैव विकास। ओपरिन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में वैज्ञानिक ढंग से जीवन की उत्पत्ति की कहानी कही है। उन्होंने बताया है कि शुरुआती दौर में पृथ्वी का ताप बहुत अधिक था, अतः इस पर पाए जाने वाले पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई और जीवन की उत्पत्ति का रास्ता साफ होता गया। शुरुआती दौर में मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। पृथ्वी पर आने वाला पहला तत्व अमोनिया था। इसके बाद मीथेन बना। इस तरह विभिन्न तत्वों का धीरे धीरे निर्माण हुआ और समुद्र में एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हो गई। पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव साइनोबैक्टीरिया या नीली हरित शैवाल था। पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल था। धीरे धीरे इन्हीं एक कोशिकीय जंतुओं से बहुकोशिकीय जंतुओं का विकास हुआ। जैव विकास के प्रमाण। पहला, संयोजी जंतुओं के विकास के प्रमाण। पहला संयोजी जंतुओं से विकास के प्रमाण। युगलिना एक संयोजी जीव है। यह आधा वनस्पति है, आधा जंतु है। वनस्पति इसलिए है कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है। जंतु इसलिए है कि यह जंतुओं की तरह श्वसन उत्सर्जन जैसी जैविक क्रियाएं करता है। इस प्रकार युगलिना वनस्पति जगत एवं जंतु जगत के बीच की एक कड़ी है, जो यह साबित करता है कि जंतुओं का विकास पौधे से हुआ। इसी तरह जुरैसिक युग में जुरैसिक युग में आर्कियोप्टेरिस हुआ करता है। इसे पक्षी वर्ग या सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। वैसे तो इसे पक्षी वर्ग में रखा जाता है, लेकिन सर्पों की तरह इसमें दांत भी होते हैं। दूसरा, अवशोषी अंगों से विकास का प्रमाण। ऐसे अंग जिनका कभी उपयोग होता था लेकिन आज नहीं हो रहा है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य का पुच्छदंड, अपेंडिक्स, निमेशक पटल, आँख के कोने पर, कैनाइन टीथ, शरीर पर बाल इत्यादि अवशेषी अंग हैं। इन अवशेषी अंगों में पुच्छदंड यह साबित करता है कि हमारा विकास वानरों जैसी पुच्छ वाले जंतुओं से हुआ। आँखों के कोनों में पाए जाने वाला निमेशक पटल यह साबित करता है कि हमारे पूर्वज चिड़ियों जैसी निमेशक पटल वाले रहे होंगे। तीसरा, समजात अंगों से विकास के प्रमाण। समजात अंग वे अंग होते हैं जो संरचना में तो समान होते हैं, लेकिन अलग अलग कार्य करने के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, चिड़िया का पंख समजात अंग है, क्योंकि ये संरचना में समान है लेकिन कार्यों में भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। चौथा, जीवाश्मों से विकास के प्रमाण। पृथ्वी की उथल पुथल के कारण जो जीव जंतु इसकी परतों में दब गए और इस धरा से विलुप्त हो गए, उन्हीं को जीवाश्म कहा जाता है। जैसे
जुरासिक युग में बड़े बड़े डायनासोर का साम्राज्य हुआ करता था। भारी भरकम होने के कारण ये जीव अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए और इस तरह से विलुप्त हो गए। विकास के सिद्धांत। विकास के दो सिद्धांत हैं, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। लैमार्कवाद अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत, और डार्विनवाद जीवन संघर्ष का सिद्धांत। इन दोनों से मिलकर बना नव डार्विनवाद या उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जो कि ह्यूगो डी व्रीज द्वारा दिया गया था। इन दोनों के बाद आया नव डार्विनवाद या उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जो ह्यूगो डी व्रीज द्वारा दिया गया था। लैमार्कवाद। सबसे पहले लैमार्क ने ही अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनका यह सिद्धांत अंगों के उपयोग अनुप्रयोग का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जिन अंगों का हम उपयोग करते हैं वे अंग विकसित होते हैं, जिनका उपयोग हम नहीं करते वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जैसे सांप के पेट में जो धारियाँ या खाँचें होती हैं वे पैर के निशान हैं। सांप कभी पैरों से चला करते थे, लेकिन जब ये रेंग कर चलने लगे तो पैरों की कोई उपयोगिता नहीं रही, अतः ये घिस गए। इसी तरह पहले छोटी गर्दन वाले जिराफ हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में पेड़ पौधे ऊंचे होने लगे, अतः इन्हें पत्तियां खाने के लिए बार बार अपनी गर्दन को उचकाना पड़ता था। इसलिए धीरे धीरे इनकी गर्दन लंबी होने लगी। लंबेपन का यही गुण इनकी संतानों में वंशानुगत हो गया। इस तरह लैमार्क का कहना है कि जीव अंगों का उपयोग या अभ्यास इस तरह लैमार्क का कहना है कि जीव अंगों के उपयोग या अभ्यास से जो नए उपार्जित गुण विकसित कर लेता है, वही गुण इसकी संतानों में वंशानुगत हो जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि अभ्यास जनित उपार्जित गुण वंशानुगत होता तो पहलवान का बेटा पहलवान होता, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्विनवाद। डार्विन ने बीगल नामक जहाज से विश्व भ्रमण किया। इस भ्रमण से उन्होंने संसार में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया और वर्ड स्पीशीज नामक पुस्तक लिखी। डार्विन ने विकासवाद को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए, जैसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जीवन संघर्ष का सिद्धांत और सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। डार्विन के कुल कहने का मतलब केवल इतना ही है कि इस धरा पर वही जीव अपनी निरंतरता को बनाए रखने में कामयाब होगा जो जीवन संघर्ष में विजयी हो। जीवन संघर्ष में विजयी वही होगा जो अपने भीतर नई नई विभिन्नताओं का विकास करके प्रकृति से अपना अनुकूलन स्थापित करने में सक्षम हो। जैसे जब पेड़ पौधे ऊंचे होने लगे तो छोटी गर्दन वाले जिराफ जीवन संघर्ष में हार गए, क्योंकि वे अपने अंदर ऐसी विभिन्नता का विकास नहीं कर पाए जो उनके भरण पोषण में सहायक होती, अतः ये विलुप्त हो गए। लेकिन लंबी गर्दन वाले जिराफ अपने भीतर नई विभिन्नताओं का विकास करके प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित करने में कामयाब हो गए। इस तरह डार्विन ने बताया कि जीव प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित करने के लिए जो नई विभिन्नताओं का विकास करता है वही उनकी संतानों में वंशानुगत हो जाती है। लेकिन नव डार्विनवादियों का कहना है कि अपने प्रयास से विकसित की गई विभिन्नता वंशानुगत नहीं होती, वरन परिवर्तन से उत्पन्न विभिन्नता वंशानुगत होती है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत या नव डार्विनवाद, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। खानदानी गुणों को ही आनुवंशिकता कहा जाता है। यदि हमारे खानदान में सभी लंबे हैं लेकिन हम नाटे हो गए, इसी नाटेपन के गुण को उत्परिवर्तन कहा जाएगा। नव डार्विनवादियों का कहना है कि यदि नाटेपन की विभिन्नता ही आने वाले नव डार्विनवादियों का कहना है कि यही नाटेपन की विभिन्नता ही आने वाले संतानों में वंशानुगत हो सकती है। इस तरह यदि हमारे माता पिता या पूर्वजों के गुण हमारे भीतर आते हैं तो यह आनुवंशिकता है, लेकिन यदि कोई नया गुण आ जाता है तो यह उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन का पता ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने लगाया। आजकल कृत्रिम ढंग से उत्परिवर्तन कराकर फसलों की नई नई प्रजातियां विकसित की जा रही हैं। कृत्रिम ढंग से उत्परिवर्तन कराने के लिए मस्टर्ड गैस, रेडियो आइसोटोप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर मुलर ने ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी में कृत्रिम उत्परिवर्तन कराया। सबसे पहले डॉक्टर मुलर ने ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी में कृत्रिम उत्परिवर्तन कराया। टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इस विश्व में लगभग 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं।
लगभग 17 लाख प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा चुका है। वर्गीकरण का आधार जीवों में पाई जाने वाली समानता है। वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। उन्होंने जंतु जगत का वर्गीकरण करने के क्रम में जंतुओं का नाम वंश और जाति के आधार पर रखा। इसी को द्विनाम पद्धति कहा जाता है। जैसे मनुष्य का नाम होमो सैपियंस है, इसमें होमो वंश और सैपियंस जाति है। जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत के दो वर्ग हैं, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम, और मेटाजोआ जैसे बहुकोशिकीय जीव। मेटाजोआ के भी दो भाग हैं, नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। नॉन कार्डेटा अर्थात बिना रीढ़ वाले, और कार्डेटा अर्थात रीढ़ वाले। नॉन कार्डेटा इन जंतुओं को विकास क्रम में निम्न छोटे वर्गों में बांटा गया है। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। पोरीफेरा उदाहरण स्पंज। सिलेंटेटा उदाहरण हाइड्रा और मूंगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज उदाहरण टीनिया, फैसियोल, यह सुअर के पेट का परजीवी है। चौथा निमेटोडा, एस्केरिस मनुष्य के पेट का केचुआ। पांचवा एनिलिडा, केचुआ और जोंक। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ पालन को नरमी फार्मिंग कहा जाता है। केचुए में कुकू बनता है जिससे नए केचुए का जन्म होता है। छठवां मोलस्का, जैसे घोंघा, सीप, शंख, ऑक्टोपस इत्यादि। इस वर्ग के जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के बने खोल में रहते हैं। मोलस्का वर्ग के जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के बने खोल में रहते हैं। सातवां आर्थ्रोपोडा, लगभग 2/3 प्रजातियां इसी संघ में आती हैं। आर्थ्रोपोडा का अर्थ है 8 पैर वाले। आर्थ्रोपोडा का अर्थ है 8 पैर वाले, जैसे मच्छर, बिच्छू, काकरोच, झींगा मछली, कॉकरोच के हृदय में झींगा मछली इत्यादि। कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। आठवां इकाइनोडर्मेटा, जैसे तारा मछली, स्टारफिश। कॉर्डेटा पहला मत्स्य वर्ग, पाइसीज। इसमें इलेक्ट्रिक फिश, कैटफिश जैसी मछलियां आती हैं। हिप्पोकैम्पस जैसे जलीय जंतु आते हैं, लेकिन यहाँ यह स्मरण रहे कि क्रेफिश, सिल्वर फिश मत्स्य वर्ग में नहीं आते, ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। स्टार फिश भी मछली वर्ग में नहीं आती है। कैटाइल फिश को भी मछली नहीं माना जाता है, यह मोलस्का में आती है। व्हेल भी मत्स्य वर्ग में नहीं आती, यह स्तनधारी वर्ग में आती है। मछलियों में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। उभयचर वर्ग, एम्फीबिया। ये जंतु जल और थल दोनों पर रहते हैं। इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय, जैसे मेढक। सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल्स। इस वर्ग के जंतुओं में भी 3 चैम्बर होते हैं। इनका खून ठंडा होता है। इनमें जहरीले दांत पाए जाते हैं। सभी सर्प इसके अंतर्गत आते हैं। पक्षी वर्ग, एव्स। इस वर्ग में सभी चिड़िया आती हैं। इनका खून गर्म होता है। इनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। सबसे बड़े पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली हुए। स्तनधारी वर्ग, मैमेलिया। ये सबसे विकसित जंतु होते हैं। इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, पोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। पोटोथीरिया, ये अंडे देने वाले स्तनी होते हैं, जैसे एकार्डिना, डकनिल और प्लेटिपस। दूसरा मेटाथीरिया, ये अविकसित बच्चे देते हैं। इनके पेट में पाई जाने वाली मासूरथियम नामक शिशु धानी में ये बच्चे पलते हैं। इनके पेट में पाई जाने वाली मासूरथियम नामक शिशु धानी में ये बच्चे पलते हैं, जैसे कंगारू। तीसरा यूथीरिया, ये सबसे विकसित स्तनी होते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा इत्यादि।
इस वर्ग में व्हेल, चमगादड़, डॉल्फिन, सील या फोका आदि आते हैं। धरती पर मनुष्य का विकास। प्लायोसीन युग में मानव जैसे कपियों का विकास हुआ। इन्हीं कपियों से आधुनिक मानव का विकास हुआ। इन कपियों में गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, मानव जैसा दिखने वाला सबसे छोटा कपि और ओरांगटान प्रमुख हैं। इन्हीं कपियों से होमो वंश की उत्पत्ति हुई। होमो वंश का पहला सदस्य होमो इरेक्टस कहलाया। इसे हम पहला आदिमानव कह सकते हैं। इसी होमो इरेक्टस से निएंडरथल मानव का विकास हुआ। इसी से 10,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव का विकास हुआ। यहाँ यह स्मरण रहे कि निएंडरथल मानव के समांतर ही यूरोप एवं एशिया में क्रोमैग्नन मानव के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए यह विवाद का विषय हो गया कि आधुनिक मानव का सबसे करीबी निएंडरथल है या क्रोमैग्नन, लेकिन ज़्यादातर लोग क्रोमैग्नन को ही आधुनिक मानव का पूर्वज मानते हैं। आधुनिक मानव को होमो सैपियंस कहा जाता है। कोशिका, सेल। सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सरल सूक्ष्मदर्शी बनाकर बोतल की कार्क कोशिका को देखा था। सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सरल सूक्ष्मदर्शी बनाकर बोतल की कार्क से कोशिका को देखा था। बाद में लुएन हॉक नामक वैज्ञानिक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया। इस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से पहली बार जीवित कोशिका को देखा गया। इसी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिका के विभिन्न अंगों की खोज की गई। कोशिका की खोज होने के बाद श्लाइडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका जीवन की इकाई है। यह जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक इसलिए कि जीव का शरीर कोशिकाओं से बना है। कार्यात्मक इसलिए कि शरीर में होने वाली सभी जैविक या उपापचयी क्रियाएं कोशिका में ही होती हैं। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति से लगी हुई कोशिका कला होती है। यह अर्धपारगम्य होती है। इसके माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका के अंदर एक चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य भरा होता है। इसी को जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसी जीव द्रव्य में कोशिका के सभी अंग सुरक्षित होते हैं। जीव द्रव्य के भाग पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य के भाग पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य के भाग हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लवक जैसे कोशिकांग सुरक्षित रहते हैं। और केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन सूत्र, गुणसूत्र व डीएनए सुरक्षित रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि भोजन के उपापचय के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है वह एटीपी के रूप में इसी माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होती है। लाइसोसोम, यह पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। इसे आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम कहा जाता है, क्योंकि यह पदार्थों का पाचन करने के क्रम में कभी कभी फट जाता है। इसके फटने से के साथ ही कोशिका भी मर जाती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्रक जैसे अंगों को आधार प्रदान करता है। इस पर राइबोसोम भी स्थित होते हैं। राइबोसोम, यह प्रोटीन का कारखाना होता है।
इसी पर आरएनए का निर्माण किया जाता है। गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी यह अंगुली के समान संरचना होती है। इसे कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता है क्योंकि यह कोशिकीय पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्योंकि कोशिकाओं के सेंटर में, इसलिए सेंट्रोसोम। यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है, इसलिए कोशिका विभाजन के दौरान ही दिखाई देता है। रिक्तिका, रिक्तिका वैक्यूलोज यह कोशिका में अतिरिक्त पदार्थों का संग्रह करती है, इसलिए इसे कोशिका का स्टोर हाउस कहते हैं। लवक, प्लास्टिड, लवक या प्लास्टिड। लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पहला हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल का मुख्य अवयव मैग्नीशियम होता है। चूँकि पौधे क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसे कोशिका का किचन कहा जाता है। दूसरा वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, इसकी वजह से फलों में रंग आता है। अलग अलग फलों में अलग अलग क्रोमोप्लास्ट रंग अलग अलग फलों में अलग अलग क्रोमोप्लास्ट रंग लाते हैं। जैसे टमाटर में लाइकोपिन, सेब और बैंगन में एंथोसाइनिन, गाजर में कैरोटिन, मेहंदी लासोन, चुकंदर में विटेनिन और गेंदा में जेंथोफिल। जैसे टमाटर में लाइकोपिन, सेब और बैंगन में एंथोसाइनिन, गाजर में कैरोटिन, मेहंदी में लासोन, चुकंदर में विटेनिन और गेंदा में जेंथोफिल। लाल मिर्च में कैप्सेसिन और हल्दी में कुकरनेज। लाल मिर्च में कैप्सेसिन और हल्दी में कुकरनेज। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक के कारण ही पौधों में कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू, प्रोटीन जैसे दालें और वसा जैसे सरसों का संग्रह होता है। अवर्णी लवक के कारण ही पौधों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संग्रह होता है। केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है क्योंकि कोशिका में होने वाली सभी जैविक और आनुवंशिक क्रिया पर केंद्रक का नियंत्रण रहता है। केंद्रक में पतली पतली धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को क्रोमैटिन सूत्र कहा जाता है। कोशिका विभाजन के समय यह रचनाएं छड़ाकार हो जाती हैं। कोशिका विभाजन के समय यह रचनाएं छड़ाकार हो जाती हैं, अतः इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र, क्रोमोसोम, माता पिता के गुणों को संतानों में लाने वाले सूत्रों को ही गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। गुणसूत्र हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। गुणसूत्र इज इक्वल टू हिस्टोन प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस क्षार के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस या क्षार के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड अम्ल प्लस नाइट्रोजनस क्षार बेस। पेंटोज शुगर के 2 भाग होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर अर्थात डीएनए और डीऑक्सीराइबोज शुगर जिससे डीएनए बनता है। पेंटोज शुगर के 2 भाग होते हैं, पहला डीऑक्सीराइबोज शुगर जिससे डीएनए बनता है और दूसरा राइबोज शुगर जिससे आरएनए बनता है। ठीक है। नाइट्रोजनस क्षार या नाइट्रोजनस बेस के भी 2 भाग होते हैं, पहला प्यूरिन बेस जिस एडेनिन ए और ग्वानिन जी और दूसरा पिरिमिडीन बेस साइटोसिन सी, थायमीन टी और यूरासिल यू। नाइट्रोजनस बेस के भी 2 भाग होते हैं, प्यूरिन बेस जिसके उदाहरण है एडेनिन ए और ग्वानिन जी और दूसरा पिरिमिडीन बेस जिसके उदाहरण है साइटोसिन सी, थायमीन टी और यूरासिल यू। उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसे डीएनए कहा जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का संक्षिप्त रूप है। जिस न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर होती है उसे राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए कहा जाता है।
इस तरह हमने देखा कि गुणसूत्र का मुख्य अवयव प्रोटीन और डीएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं। जीन इसी डीएनए के खंड विशेष होते हैं। डीएनए के ही निर्देशन में जीन माता पिता के गुणों को उनकी संतानों में ले जाते हैं। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं। इन्हें 2n से व्यक्त करते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑटोसोम्स पहला ऑटोसोम्स और दूसरा क्रोमोसोम्स। पहला ऑटोसोम्स और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है। पहला ऑटोसोम्स। पहले जोड़े से लेकर 22 जोड़े तक के गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है। इन्हें एक्स एक्स से व्यक्त किया जाता है। ये गुणसूत्र मनुष्य में विभिन्न लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स। 23वें जोड़े गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। स्त्रियों में इसे एक्स एक्स से व्यक्त करते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स वाई से व्यक्त किया जाता है। यही एक्स वाई लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। यदि निषेचन के समय पिता के एक्स का माता के एक्स से क्रॉस होता है तो होने वाली संतान लड़की होगी। यदि पिता के वाई का क्रॉस माता के एक्स से होता है तो होने वाली संतान लड़का होगा। क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम 1 से 22वें जोड़े तक विभिन्न लक्षणों एवं गुणों के लिए जिम्मेदार। दूसरा, सेक्स क्रोमोसोम्स, 23वां जोड़ा स्त्री में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई। डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए में ही ऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीएनए में ही ऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए में ही डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेसों में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। डीएनए की संरचना कुंडलित फीतों के रूप में होती है। इसी को डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल की खोज वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की। डीएनए के इन्हीं दोनों फीतों पर नाइट्रोजनस बेस एक निश्चित अनुक्रम में लगे रहते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ, अर्थात एटी, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। डीएनए पर बेसों का यही अनुक्रम व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करता है। जुड़वा बच्चों को छोड़कर किन्हीं दो व्यक्तियों के डीएनए पर अनुक्रम समान नहीं होगा। इसलिए डीएनए पर स्थित बेसों के अनुक्रम को पढ़कर वास्तविक माता पिता व अपराधी की पहचान की जा सकती है। इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एकल जेफ्रीक नामक वैज्ञानिक ने की थी। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्षेत्र में डॉक्टर लालाजी सिंह एक जाना पहचाना नाम है। मान लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से घटना को अंजाम देने वाले अपराधी का पता लगाना है। घटना स्थल से यदि अपराधी का रक्त, बाल आदि प्राप्त होता है तो हम उसे साफ करके इसमें से डीएनए निकाल लेंगे। डीएनए निकालने के लिए इंडो न्यूक्लिएज नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। डीएनए निकालने के बाद इस पर लगे हुए क्षारों का अनुक्रम पढ़ लिया जाता है। अब जेल में बंद अपराधियों के डीएनए को लेकर क्षारों का अनुक्रम पढ़ लिया जाता है। यदि घटना स्थल से प्राप्त डीएनए के क्षारों का अनुक्रम जेल में बंद किसी अपराधी के डीएनए के अनुक्रम से मैच कर जाता है तो वही वास्तविक अपराधी होगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए।
आरएनए आरएनए इज इक्वल टू राइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस। आरएनए इज इक्वल टू राइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस। लेकिन जहाँ डीएनए में थाइमीन होता है वहीं आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरासिल होता है। जहाँ डीएनए में दो फीते होते हैं वहीं आरएनए में केवल एक फीता होता है। जहाँ डीएनए का अणुभार अधिक होता है वहीं आरएनए का कम होता है। जहाँ डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है वहीं आरएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक के बाहर पाई जाती है। जहाँ डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है वहीं आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। रोटावायरस जैसे कुछ सूक्ष्म जीवों में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन निर्माण का कारखाना राइबोसोम है। प्रोटीन निर्माण के लिए कच्चा माल एमिनो एसिड है। कुल 22 एमिनो एसिड होते हैं। इनमें से 20 एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए इन्हीं अमीनो एसिड से राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण की पूरी प्रक्रिया का निर्देशन डीएनए एक कोड के माध्यम से करता है। इसी कोड को जेनेटिक कोड कहा जाता है। इस कोड का पता भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने लगाया था। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। डीएनए इन्हीं कोडों के माध्यम से आरएनए को मनोवांछित प्रोटीन के निर्माण के लिए आदेश देता है। इसी को ट्रांसलेशन कहा जाता है। जिस डीएनए पर जेनेटिक कोड नहीं होते उसे जंक डीएनए कहा जाता है और जिस डीएनए पर जेनेटिक कोड को बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। बदलाव बदलाव के तीन प्रकार होते हैं। बदलाव या ट्रांसलेशन के तीन प्रकार होते हैं। पहला ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का निर्माण। दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए का निर्माण। और तीसरा डुप्लीकेशन डीएनए से डीएनए का निर्माण। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन की खोज फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका विभाजन से ही शरीर की वृद्धि होती है। शरीर की वृद्धि होती है। युग्मक निर्माण होता है। घाव भरते हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन एमिटोसिस, सूत्री विभाजन मिटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। असूत्री विभाजन एमिटोसिस वायरस बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में। दूसरा सूत्री विभाजन मिटोसिस अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में। और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस लैंगिक जनन करने वाले जीवों में। पहला असूत्री विभाजन। यह बैक्टीरिया वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों में होता है। इसमें मूल कोशिका मदर सेल दो संतति कोशिकाओं में टूट जाती है। दूसरा सूत्री विभाजन। यह अलैंगिक जनन करने वाले जीवों की कार्य कोशिकाओं में होता है। यह अलैंगिक जनन करने वाली जीवों की कार्य कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में मूल कोशिका जिन संतति कोशिकाओं में टूटती है उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका के बराबर हो जाती है। तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। यह लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कोशिकाओं में होता है। यह दो चरणों में संपन्न होता है। मियोसिस फर्स्ट। यह लैंगिक जनन करने वाले जीवों की जनन कोशिका में होता है अर्थात अंडाणु और शुक्राणु। यह विभाजन उस समय होता है जब नर और मादा जनन के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार के कोशिका विभाजन से युग्मक या गैमेट का निर्माण होता है। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका की आधी रह जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं।
मियोसिस सेकेंड यह सूत्री विभाजन की तरह मियोसिस सेकेंड यह सूत्री विभाजन की तरह होता है, अर्थात इस विभाजन के अंतर्गत संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका के बराबर होती है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में न होकर सोमैटिक कोशिका में होता है। इस तरह हमने देखा कि मियोसिस फर्स्ट से युग्मक का निर्माण होता है और मियोसिस सेकेंड से शरीर का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन की अवस्थाएं। सूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की अवस्थाएं। सूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन इंटरफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज आदि अवस्थाओं से गुजरते हैं। कोशिका विभाजन की अवस्थाएं। सूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन इंटरफेज, प्रोफेज, एनाफेज और मेटाफेज आदि अवस्थाओं से गुजरते हैं। इन अवस्थाओं में इंटरफेज कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था होती है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही जीवों की अदला बदली होती है जीनों की अदला बदली होती है। जीनों की इसी अदला बदली से ही माँ बाप के गुणों का ट्रांसफ़र संतानों में होता है। साथ ही साथ नए गुणों का भी विकास होता है। जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के दौरान जीनों की अदला बदली बहुत तेज हो जाती है तो इसी को जंपिंग जीन कहा जाता है। इस जंपिंग जीन से संतानों में नए नए लक्षण आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीन ही गुणों के वाहक होते हैं। जीन का आविष्कार जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया। जीन गुणों के वाहक के रूप में तीन तरह के होते हैं। पहला सिस्ट्रॉन। क्रॉसिंग ओवर की घटना के समय जो जीनों की अदला बदली होती है उस अदला बदली के क्रम में इन्हीं जीनों यानी कि सिस्ट्रॉन जीनों के कारण ही माता पिता के गुण संतानों में आते हैं। दूसरा रेकॉन। क्रॉसिंग ओवर की घटना के समय जीनों की जो अदला बदली होती है उस अदला बदली के क्रम में इन्हीं अर्थात रेकॉन जीनों के कारण संतानों में माता पिता के इतर अर्थात अतिरिक्त गुण आते हैं। तीसरा म्यूटॉन। उत्परिवर्तन का कारण यही जीन होते हैं। वातावरण में परिवर्तनों के कारण कभी कभी जीनों में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए संतानों में खानदानी गुणों से बिल्कुल अलग नया गुण आ जाता है। अनियमित कोशिका विभाजन। जब कभी कोशिका विभाजन डिस्टर्ब हो जाता है तो कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि होने लगती है। इसी को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर का कारण ओंकोजीन होता है, इसलिए कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। जब कैंसर कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो इसी को ट्यूमर कहा जाता है। यदि ट्यूमर एक जगह पर हो तो इसे विनाइन ट्यूमर कहते हैं। इसे काटकर निकाला जा सकता है। यदि यह शरीर के कई भागों में फैल गया है तो इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। यदि यह शरीर के कई भागों में फैल जाता है तो इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। यह खतरनाक हो सकता है। कोशिका के प्रकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी जैसे कोशिकांग विकसित नहीं होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका बड़े जीवों की कोशिकाओं में सारे कोशिका विकसित होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वनस्पति कोशिका में रसधानी पाई जाती है। जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में सेंट्रोसोम या तारककाय नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। वनस्पति कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। वनस्पति कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है और जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है।
अन्य तथ्य। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज गैलीसेप्टिकम नामक बैक्टीरिया की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। बड़े जीवधारियों में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका या नर्वस सेल होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जबकि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। छिपकली और सर्पों में लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं होते हैं। इन जंतुओं में लिंग निर्धारण वातावरण के अनुसार होता है। आनुवांशिकता। खानदानी गुणों का संतानों में आना ही आनुवांशिकता कहलाता है। गुणों के वाहक जीन होती हैं। माता पिता के लक्षणों को बच्चों में लाने के लिए सिस्ट्रॉन नामक जीन जिम्मेदार होता है। यह डीएनए का खंड विशेष होता है। आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ये ऑस्ट्रिया के पादरी थे। इन्होंने अपनी आनुवंशिक प्रयोगों के लिए मटर को चुना। मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों जैसे लंबा, बौना इत्यादि के बीच क्रॉस कराया। इस क्रॉस से जो परिणाम निकले उसी के आधार पर उन्होंने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम प्रतिपादित किए, जैसे प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और युग्मक की शुद्धता का नियम। उपरोक्त क्रॉस से स्पष्ट है कि पहली पीढ़ी में सभी संतानों में लंबेपन का गुण प्रभावी होगा।